गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेशन चल रहा है अपना, जिसके अंदर हम अपने लास्ट क्लासेज जो हमने क्वेश्चन रिमेनिंग छोड़े थे वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि स्टूडेंट जुड़ जाएँ। ये जो पेपर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ से जो ओल्ड पेपर है इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। सो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट जुड़ जाएं। एंड हम शुरू करते हैं। ये आज अपनी लास्ट क्लास होगी इस ओल्ड पेपर से। हमने कल की क्लासेज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कल की क्लासेज थी उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो अपने ओबीजी के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हम 55 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, न्यूट्रिशन से लेके। तो देखिएगा, आज की क्लासेस शुरू करने से पहले जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं। एंड इस पेपर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूँ। इस पेपर में आपके देखिएगा हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में ये पेपर आएगा। सबसे पहले बात तो ये भी ध्यान रखना, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर, ठीक है। दोनों हिंदी इंग्लिश 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर। एंड आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन रीडिंग करने में। सीधा आपको रीड करना है एंड ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है ना। सो काफ़ी इजी एग्जाम रहेगा, बस फिजिकल फाइट कर लो आप तो, ठीक है। सो शुरू करते हैं। अपनी लास्ट क्लास थी भी एनाटॉमी की, तो आपने देखी होगी। एंड जब तक आप ये थ्योरी क्लासेस नहीं देखोगे, चाहे कितना ही आप कोशिश कर लो, क्वेश्चन निकाल लो, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपको एक क्लासेस निकालना जरूरी है। थ्योरी क्लासेस पढ़ोगे, माइंड में थोड़ी रहेगी तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप आएंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम 55 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से आते हैं अपने क्लासेस के ऊपर। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिएगा 55 क्वेश्चन से ही लेते हैं हम, 55 क्वेश्चन से ही लेते हैं। तो 55 क्वेश्चन में पूछा है द हाइट ऑफ ए हेल्दी नॉर्मल बेबी इज। तो देखिएगा एक नॉर्मल हेल्दी बेबी की हाइट क्या होती है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनने, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। एट बर्थ पे जो इसकी हाइट होती है, एट बर्थ पे जो हाइट देखने को मिलती है वो बच्चे की हाइट होती है 48 to 50 सेंटीमीटर। 48 to 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। इसको हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं। 3 मंथ पे बेबी के अंदर हाइट होती है वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर। 6 मंथ पे बच्चे की हाइट होती है वो 65 सेंटीमीटर। एंड 9 मंथ पे बच्चे की हाइट होती है, नोट करते रहना, 9 मंथ पे बच्चे की हाइट देखने को मिलती है 70 सेंटीमीटर। एंड देन जब बेबी 1 ईयर का हो जाता है, या 12 मंथ कह सकता हूँ या 1 ईयर कह सकता हूँ, तो इस बच्चे की हाइट आपको देखने को मिलती है 75 सेंटीमीटर। एंड देन जब बच्चा 2 ईयर का हो जाता है, इस बेबी की हाइट देखने को मिलती है आपको 85 सेंटीमीटर। एंड जब बेबी आपका 4 ईयर का होता है तो बेबी की हाइट देखने को मिलती है आपको 95 सेंटीमीटर, ठीक है। हटा रहा हूँ, इन सबको नोट कर लेना, 95 सेंटीमीटर 4 ईयर पे। एंड जब बच्चा 4.5 साल का होता है तो उस बच्चे की हाइट देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर। एंड जब बेबी 5 ईयर का हो जाता है तो उस बच्चे की हाइट देखने को मिलती है 104 सेंटीमीटर। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्वेश्चन में ये बनता है कि बच्चे की हाइट को कैसे मेजर किया जाता है। तो बच्चे की जो हाइट होती है, तो देखिएगा हाइट और लेंथ ये 2 वर्ड डिफरेंट हैं। तो बच्चे की जो लेंथ मेजर करते हैं, लेस देन 2 ईयर बच्चे की लेंथ मेजर की जाती है, उसके हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं इन्फेंटोमीटर, हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। एंड देन आफ्टर 2 ईयर बच्चे की हाइट मेजर की जाती है। लेंथ मेजर कहते हैं 2 साल से पहले, हाइट मेजर कहते हैं 2 साल के बाद में। इसको हम मेजर करते हैं स्टेडोमीटर से, स्टेडोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं, स्टेडोमीटर, ठीक है ना। स्टेडोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स में। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। एंड यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बच्चा होता है फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, इन सब चीज़ों को नोट करना है। सारे क्वेश्चन है फर्स्ट 6 मंथ पर बच्चे की हाइट किस रेट से इंक्रीज होती है। तो आप राइट आंसर करना 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है फर्स्ट 6 मंथ तक। एंड फिर आता है नेक्स्ट 6 मंथ तक बच्चे की हाइट कितनी इंक्रीज होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है,
तो आप राइट आंसर करना 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है, ये आप राइट आंसर करना। कितना? 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। यहाँ तक क्लियर सभी को? जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ में, ठीक है। चैट बॉक्स से आपके जो भी कमेंट होंगे वो आपके आंसर देता रहूँगा मैं। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ। तो सर ये भी बता दीजिए कि 6 मंथ के बाद में, देखो ये सब क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, उतना सब कुछ आपको वैसे कोई बताएगा नहीं। फिर 2 से 10 साल तक के बच्चे के अंदर जो हाइट इंक्रीज होती है वो होती है 2 इंच पर ईयर। 2 इंच पर ईयर बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है, तो ये रेट होती है, ठीक है। सो इसके अंदर देखो क्वेश्चन दिया है इंच के अंदर, तो बच्चे की हमने एट बर्थ पे पूछी है। देखो बच्चे की हाइट में उसने एज मेंशन ना कर रखी, तो आप क्या लेके चलोगे? एट बर्थ पूछना चाह रहा है। एट बर्थ कितनी थी? 48 to 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अपने को पता होता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बात बताइए मुझे कि मैं कह सकता हूँ 10 इंच इज इक्वल टू कितना होगा? 10 इंच का मतलब कि 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर। एंड 20 इंच का मतलब मैं कह सकता हूँ 20 इंच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, हाँ। और हमने क्या पढ़ रखा है? 48 से 50, तो 18 से 20 इंच कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? 18 से 20 इंच। एंड ये क्वेश्चन आपके RRB 2019 में भी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2019 में RRB में, एंड CRPF में भी आया था। ओके, नाउ 56 क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट स्टार्ट विद द ग्रेजुअली प्रोसेस टू टेल द पर्सन दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात सुन लीजिएगा। पूछना ये चाह रहे हैं कि बच्चे की हेड से लेके टेल तक की जो ग्रोथ होती है, मतलब कि सिर से लेके पाँव तक जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो हेड को हम, हेड के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम कहते हैं उससे सिफेलिस कहते हैं ना। सिफेलिस जैसे कि आपने ओबीजी में सुना होगा कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। तो हेड के लिए हम क्या टर्म काम में लेते हैं? सिफेलिस, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो सिफेलो कैजुअल डेवलपमेंट होता है वो आपका राइट आंसर होता है। हेड से लेके टेल तक का जो आपका डेवलपमेंट उसे कहते हैं सिफेलो कैजुअल। एंड सेंटर से लेके पेरिफेरल तक की अगर प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, हटा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, तो यहाँ से लेके ये इसके हाथ है, ठीक है, तो यहाँ से लेके इस तरीके से ग्रोथ होती है इस वेव के अंदर, तो इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। एंड इस तरीके से ग्रोथ हो रही उसे हम कहते हैं सिफेलो कैजुअल, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक भी कि एक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही प्रिंसिपल है ये। सो अपने को मेंशन कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे राइट आंसर करेंगे सिफेलो कैजुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 इज, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है द प्री एडोलसेंट एज। प्री एडोलसेंट एज पूछना चाहता है, तो सबसे पहले एडोलसेंट किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनिएगा कि देखो 1 साल तक के बच्चे को तो हम कहते हैं इन्फेंट, है ना। 1 साल तक के बच्चे को कहते हैं इन्फेंट। एंड 1 साल तक के, एंड 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को हम कहते हैं टोडलर, ठीक है। एंड 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को हम कहते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन। एंड 6 ईयर टू 12 ईयर के बच्चों को हम कहते हैं स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ 12 ईयर टू 18 ईयर के बेबी को हम कहते हैं एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है प्री एडोलसेंट्स, मतलब कि एडोलसेंट्स को भी इसने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आइए करते हैं इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट आता है आपका प्री एडोलसेंट के अंदर सबसे पहले आता है अर्ली एडोलसेंट्स। अर्ली एडोलसेंट्स शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। देन आता है मिडिल एडोलसेंट्स, मिडिल एडोलसेंट्स। एंड देन आता है लेट एडोलसेंट्स, लेट एडोलसेंट्स। तो 3 होते हैं इसके अंदर। तो 12 से 18 किया था हमने। तो जो अर्ली एडोलसेंट की जो एज होती है वो होती है 12 से 14 साल, ठीक है ना, 12 से 14 साल, 12 टू 14 ईयर्स। एंड जो मिडिल होती है उसकी होती है 14 टू 15 ईयर्स। एंड जो लेट होती है उसकी होती है 16 टू 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अर्ली एडोलसेंट्स का दूसरा नाम होता है प्री एडोलसेंट। ओके, प्री एडोलसेंट्स भी से कहते हैं प्री एडोलसेंट्स। एंड जो लेट एडोलसेंट्स का नाम होता है उसे कहते हैं पोस्ट प्यूबेसेंट, पोस्ट प्यूबेसेंट। और ये जो होता है उसे कहते हैं प्यूबेसेंट या फिर कह सकते हैं मिडिल एडोलसेंट। तो देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है। प्री एडोलसेंट्स एज पूछिए तो प्री एडोलसेंट एज कितनी अपनी 12 से
14 साल है ना, 12 से 14 साल, कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे? ऑप्शन राइट होता है गाइस, कौन सा वाला? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? ओके, तो देखिए कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं अपने। नाउ क्वेश्चन नंबर इज विच इंटेंस इमोशन आर एक्सप्रेस विद क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्ट इट इज कॉल्ड। अब इसका आंसर आप मुझे सभी चैट बॉक्स में दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। ऑप्शन में फिजिकल कैथेरिक्स, मेंटल कैथेरिसिस, फ्री एक्सप्रेशन, इमोशनल कैथराइसिस। ओके, ये आपके ऑप्शन है, ये आपका आज का होमवर्क है। इसका आप मुझे आंसर दोगे, चाहे से कहीं से भी ढूंढो इसे, ये आपका आंसर है। आप इसके आंसर दोगे मुझे, आपका होमवर्क है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन एंड साइनोकोबालामाइन। तो देखिएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया तो मैंने बताया था क्लास के अंदर, मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो आरबीसी होती है उसकी साइज अगर 25 माइक्रोन ही है, मतलब कि 25 माइक्रोन से 7.2 माइक्रोन नहीं आई है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैक्रोसाइटिक। मतलब कि उसकी साइज डिक्रीज नहीं, एंड मतलब साइज डिक्रीज कब होगी? जब आपकी आरबीसी मैच्योर होगी। तो आपकी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए 3 फैक्टर जरूरी होते हैं आपकी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। फर्स्ट आता है आपका, वो आता है, उसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड या विटामिन B9, देन आता है विटामिन B12 एंड देन थर्ड इज इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लास में बताया था ये मैंने, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, जिसके अंदर आपका जो फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 होता है, मैच्योरेशन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन B12 की कमी से होता है आपका पर्निशियस एनीमिया, जबकि फोलिक एसिड की कमी से होता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये ध्यान रखना। तो बताइए ऑप्शन के अंदर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाना हमेशा। अगर मैगलोब्लास्टिक एनीमिया देख के रखियो तो आप राइट आंसर करना फोलिक एसिड को। साइनोकोबालामाइन पे मत चले जाना, करवाता ये भी है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा आपका फोलिक एसिड। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, सो ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी फोलिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है सभी का? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर इज 60। क्वेश्चन में पूछा है पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। अब पर्सन को क्या है? हाइपरटेंशन है। यहाँ पे हाइपरटेंशन का टाइप नहीं देख, लेकिन हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन का मतलब कि मैं कह सकता हूँ या तो पर्सन के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या फिर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, है ना, यही हो सकता है वजह। या तो मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या फिर ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, यही हो सकता है वजह। तो देखिएगा ब्लड कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि आपने ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कब होती हैं? जब बॉडी में डीपोलराइजेशन होता है। एंड डीपोलराइजेशन कब होता है? जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बड़ा होता है। और आप पर्सन को अगर सोडियम डाइट ज़्यादा दोगे तो पर्सन के अंदर क्या होगा? ज़्यादा डीपोलराइजेशन, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, और ऐसे पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। सो ऐसे पर्सन के अंदर आप क्या दोगे? लेस सोडियम डाइट दोगे। क्या दोगे? लेस सोडियम डाइट। अब ऑप्शन में देखा हाई प्रोटीन डाइट कोई मतलब ही नहीं है। लेस फाइबर डाइट दोगे तो कॉन्स्टिपेशन करवाएगी। लेस सोडियम डाइट, हाँ ये राइट आंसर बन रहा है अपना। लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो अच्छी बात है, किसी को ये तो मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर आपके जो MI वगैरह की कंडीशन करवाते हैं, सेरेब्रल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की ये प्रॉब्लम करवा सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका गाइस? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 61 इज, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है एंटी बेरीबेरी फैक्टर। एंटी बेरीबेरी फैक्टर से समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि विटामिन B1 का आपने नाम सुना होगा। विटामिन B1 जिसका नाम होता है क्या? थायमिन। हाँ, थायमिन, इसके बारे में कल भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसका कॉम्प्लिकेशन क्या था? कोस्काकफ साइकोसिस। तो विटामिन B1 की जब भी कमी होती है, इसकी वजह से देखने को मिलता है बेरीबेरी। बेरीबेरी 3 तरह की होती है, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी एंड इन्फेंटाइल बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी के अंदर जो होता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि ड्राई बेरीबेरी के अंदर पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। एंड इन्फेंटाइल बेरीबेरी के अंदर जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बताइए एंटी बेरीबेरी मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन B1 का लेवल बढ़ा देंगे तो बेरीबेरी नहीं होगा ना, तो ये आपका राइट आंसर होता है विटामिन B1। थायमिन का लेवल बढ़ा दो उस पर्सन के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, एंड देखो विटामिन B6 का नाम होता है, विटामिन B6 को हम कहते हैं क्या? विटामिन B6 को हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। हाँ, विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमिन, इसको हम कहते हैं पैंटोथोनिक एसिड। एंड विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन। ये इनके नेम हैं।
अब क्वेश्चन ने पूछा है द थिक येलो सीक्रेट मिल्क आफ्टर 2 डेज आफ्टर डिलीवरी। तो इसके लिए आप ये ध्यान से सुन लेना, इसके बारे के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको। ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनने इसके बारे में। टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ब्रेस्ट मिल्क के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट तो आता है आपका कोलोस्ट्रम, हाँ। देन सेकंड आता है आपका ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है, ट्रांजिशनल मिल्क, ओके। एंड देन थर्ड आता है मैच्योर मिल्क, देखो तो कोलेस्ट्रॉम को कहते हैं, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉम को कहा जाता है फर्स्ट मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क को कहते हैं सेकंड मिल्क, एंड जो आपका मैच्योर मिल्क होता है थर्ड मिल्क कहलाता है। देखो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है जो आपके मदर्स के अंदर 2 to 3 डेज पे ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड जो ट्रांजिशन मिल्क होता है वो नेक्स्ट 2 वीक तक ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि ये 2 वीक तक ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो मैच्योर मिल्क होता है ये पूरे लैक्टेशनल पीरियड के अंदर यही देखने को मिलता है, लैक्टेशनल पीरियड में मैच्योर मिल्क ही देखने को मिलता है। जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसके अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, एंड ये थिक होता है, एंड इसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है, जो अपनी लास्ट क्लास थी IgA इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, राइट आंसर करना IgA। और आपके ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होता है, एंड शुगर एंड फैट का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। सब बातें लिखना आप, या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लेना, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। एंड मैच्योर मिल्क का मतलब होता है कि जो मैच्योर मिल्क आपके पूरे ट्रांजिशन प्रोसेस मिल्क लैक्टेशन पीरियड के अंदर होता है, जो आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है गाइस। तो देखिएगा येलो मिल्क सीक्रेट मदर जस्ट आफ्टर 2 डेज भी दे रखा है, इसने मतलब मिल्क का कैरेक्टर भी दे रखा है, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है ना। एंड 2 टाइप के मिल्क और होते हैं, जो फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क कहलाता है। फोर मिल्क के अंदर वाटर ज़्यादा होता है, हिंड मिल्क के अंदर क्या होता है आपकी फैट एंड कैलोरी ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे की हंगर सेटिस्फाई होती है, एंड फोर मिल्क से बच्चे की थर्स्ट सेटिस्फाई होती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन कितनी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन भी आप पूछे एग्जाम में तो आप कहना 10 से 15 मिनट, ओके, 10 से 15 मिनट। 1 डे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कितनी करवाते हैं, 6 to 8 टाइम इन ए डे, 6 to 8 टाइम इन ए डे। कितना करवाते हैं, 600 से 700 ml पर डे कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। कितनी कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, तो 60 से 70 किलो कैलोरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाता है। ये सब क्वेश्चन है एंड पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब देखो ना, आज गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर मतलब कि तीनों ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये तक नहीं पता है कि यार जो मतलब कि जो फादर हैं एंड जो मदर्स है उनसे जो ब्लड ग्रुप है बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, पूरा अच्छे से समझाया क्लास में। जब तक आप थोड़ी नहीं पढ़ोगे ना, तुक्के नहीं मार लो, CRPF तो क्या CHO का एग्जाम भी फाइट नहीं कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, कुछ भी कर लो, आप फाइट नहीं कर पाओगे एग्जाम। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, गवर्नमेंट ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी है जो हर किसी को भी रख लेगी, उसे क्वालिटी चाहिए बंदों के अंदर, और जब तक क्वालिटी नहीं लाओगे ना तब तक सेलेक्ट नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ थ्योरी पढ़ो तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे, ओके। बुरा लग रहा होगा बात सुन के, लेकिन ये फैक्ट है एंड ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो बुरा मत मानना, जो मैं कह रहा हूँ वो रियलिटी है, रियलिटी से फेस कराना ही हमारा काम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 63 आता है आपका, इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज लिस्ट। विटामिन ए कौन सा होता है, आपका जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए होता है, जिसकी 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती है। विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, जो कि बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ मुझे, जिस एज ग्रुप में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी एज ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे। अब तुम बुढ़े लोगों के अंदर तुम विटामिन ए खिलाओगे तो क्या फ़ायदा है, उनका जो होना था वो हो चुका है, अब उनकी जाने की उम्र आ गई है, तो उन्हें फालतू के अंदर इतना कुछ वो देने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन ए वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो देखो प्री स्कूल एज के अंदर काफ़ी ज़रूरी है, बच्चे के अंदर ज़रूरी है विटामिन, चाइल्डहुड में भी ज़रूरी है, एंड ओल्ड एज के अंदर नो नीड, एडोल्सेंट्स के अंदर हाँ देते हैं। तो विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज लिस्ट पूछा है क्वेश्चन के अंदर, लिस्ट सबसे कम, तो ओल्ड एज ग्रुप के अंदर बहुत कम ज़रूरत होती है, मतलब कि इन एज जो इसके अलावा जो एज ग्रुप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक क्लियर आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 64 इज RDA ऑफ विटामिन डी फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी अकॉर्डिंग टू ICMR शुड बी। अब ICMR की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, कि आज स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नोट करना। इंटरनेशनल ICMR की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इंटरनेशनल
सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा, एंड रिसर्च, तो आप लिखना। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आई से आगे इंटरनेशनल है ना, सी से आ गया सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये आपकी फुल फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग कम विटामिन डी की कितनी ज़रूरी है, मदर को कितना लेना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग विटामिन डी होता है वो 10 माइक्रोग्राम और 400 इंटरनेशनल यूनिट जरूरी है, क्योंकि मदर अगर विटामिन डी लेगी तो उस पर कैल्शियम ज़्यादा बनेगा, और कैल्शियम बनेगा तो बच्चे के पास भी ज़्यादा कैल्शियम जाएगा और बच्चे की बोन्स की ग्रोथ करवाएगा। सो इसीलिए मदर को विटामिन डी प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 इज, क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से सुनना। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पूछने चाह रहा है। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का देखिएगा तो इसको ध्यान से सुन लेना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं कि ये कुछ लाइन बता रहा हूँ इसके लिए। एंड प्रोडक्ट, फिर से लिख रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिया, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिया। तो क्या पूछा इसने, मैन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये मैन नहीं है, एंड प्रोडक्ट आना चाहिए इसका, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो आपका आएगा यहाँ पे यूरिया। इसी के साथ में, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो गलत है, आयोडीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन राइट कर लेना कि अब पूछ ले क्या पता है इस बार, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन इज यूरिक एसिड, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, तो राइट आंसर होगा ना, 24 मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 इज, क्वेश्चन नंबर 67, द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंज फॉर एन एडल्ट। वो कितना जूसी क्वेश्चन है। 120 तो सिस्टोलिक होता है, 80 होता है आपका डायस्टोलिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन 70 होता है उससे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, एंड मोर देन जो 140 होता है उसे हम कहते हैं हाइपर टेंशन। प्री हाइपरटेंशन की रेंज में आ जाता है आपका 140, एंड जबकि आपका लेस देन 70 आता है आपका हाइपोटेंशन। तो क्वेश्चन में दे रखा है 120/80 mmHg इज द राइट आंसर। बहुत जूसी क्वेश्चन है, अगर ये गलत हो गया तो मान लीजिए सिलेक्शन से तो बहुत पीछे रह जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन आर द सिम्टम ऑफ। तो देखिएगा क्या होता है डायरिया डर्मेटाइटिस। तो आपने विटामिन B3 का तो नाम सुना ही होगा। विटामिन B3 का क्वेश्चन चैट बॉक्स में सबके आंसर मेंशन होने चाहिए यार, इतने बंदे ऑनलाइन होते हैं और 4-5 के कमेंट होते हैं, अब देखते हो कि सारे क्वेश्चन को सबके आंसर मेंशन होने चाहिए। गलत होता है सही होता है, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। सब लोग आंसर मेंशन करो क्लास के, एंड लाइक शेयर तो करो कम से कम, ऑनलाइन हो ना, फिर दोस्तों को शेयर किया करो यार, ठीक है ना। ओके, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B3 का तो नाम सुना ही होगा सबने, विटामिन B3 का, ठीक है सर सुना है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नाइसिन, जिसकी कितनी डोज देते हैं 6.6 mg/1000 किलो कैलोरी इसकी डोज देते हैं। सर क्या होता है कि जो पर्सन माइज मतलब कि जो पर्सन मक्का खाते हैं उस मक्का के अंदर क्या होता है, एक ल्यूसीन नाम की अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूसीन नाम की अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, ऐसे पर्सन के अंदर ल्यूसीन नाम की अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर एक डिजीज देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं प्लेग्रा, उसे हम कहते हैं प्लेग्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, प्लेग्रा। उस प्लेग्रा की वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस या डिप्रेशन, फिर डेमेंशिया, एंड ये तीनों कंडीशन इन फ्यूचर जाके कोज करती हैं डेथ को। ये क्या करती हैं, डेथ कोज करवाती हैं। सो यहाँ तक राइट है सभी का। एंड इसके साथ में क्वाशिकर भी देख लीजिए कि क्वाशिकर का मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उस पर्सन को हम कहते हैं क्वाशिकर का पेशेंट। जिस पर्सन में प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं क्वाशिकर। एंड ग्लोसाइटिस होता है आपके विटामिन B2 की कमी से आपकी ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये वगैरह चिलोसिस से देखने को मिलता है आपकी ग्लोसाइटिस। एंड मरासस का मतलब होता है जिसके अंदर
प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, उसे हम कहते हैं मरासमस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69 इज, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है बेबी लिफ्ट हिज हैंड हियरिंग हार्ड वॉइस इज कॉल्ड। तो क्या पूछना चाह रहा है कि जब बच्चा अपने हैंड को लिफ्ट करता है जब वो कोई हार्ड वॉइस सुनता है तो उसे कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं? तो इसे कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो राइट आंसर बता दें, तो उसे कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। अब मोरो रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? तो क्या होता है कि जब बच्चे के सामने, मैं बोलता जाता हूँ आप सुनते जाना, कि जब बच्चे के पास, जब आप बच्चे को देखो, वैसे तो इसके लिए हम कहते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स। जब बच्चा साउंड के अगर कोई रेस्पॉन्स करता है, बच्चा साउंड की वजह से कोई ऐसे, मतलब जैसे आपने साउंड की बस ऐसे चौंक गया बच्चा, तो उसे हम कहते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स। एंड मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है वो भी सुन लो। जब आप बच्चे को सेमी सिटिंग पोजीशन में लेटाते हो, कौन सी पोजीशन? सेमी सिटिंग पोजीशन में लेटाते हो, एंड बच्चे को आप 30 डिग्री एंगल पे छोड़ देते हो पीछे की साइड में, तो बच्चा क्या होता है, अपनी जो आर्म्स होती हैं उनके अंदर एक तो एबडक्शन देखने को मिलता है एंड एक्सटेंशन देखने को मिलता है। एबडक्शन एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और फिर उसके जस्ट बाद के अंदर बच्चे के अंदर उसके क्या होता है, बच्चा सी शेप पोजीशन बना लेता है अपनी अंगुलियों को एंड थंब को फैला के, मतलब कि इंडेक्स फिंगर एंड थंब से वो सी शेप की पोजीशन बना लेता है। और ये आप डायग्राम डाल के देखना जो बता रहा हूँ। और ये फिर क्या होता है, जो बच्चा होता है इस पोजीशन के तुरंत बाद के अंदर बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है, एडक्शन देखने को मिलता है। पहले तो क्या था, एबडक्शन, अब बच्चा अपने हाथों को फिर से पास लाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। जो मोरो रिफ्लेक्स होता है ये आपका उस बच्चे के अंदर जो अच्छे से अपीयर हो जाता है, वैसे तो बाय बर्थ आता है, लेकिन जो अपीयर होता है वो 2 मंथ पे अपीयर हो जाता है। एंड जब ये जो डिसअपीयर कब होता है, तो डिसअपीयर होता है ये 3 to 4 मंथ पे डिसअपीयर देखने को मिलता है। एंड ये अप टू 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ तक ये रह सकता है। आफ्टर 6 मंथ तक अगर ये मोरो रिफ्लेक्स है तो इसको अब नॉर्मल माना जाता है, आफ्टर 6 मंथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोरो रिफ्लेक्स कब तक नॉर्मली माना जाता है, 6 मंथ तक नॉर्मली माना जाता है। ये क्वेश्चन डेली एम्स में आ चुका है 6 मंथ वाला, तो ये ध्यान रखना। ये क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं कि सर ये बाबिन्सिक रिफ्लेक्स भी देख लेते हैं। बाबिन्सिक रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जब आप बच्चे के जो सोल होता है बच्चे के, वहाँ पर उसके लेटरल एस्पेक्ट पे आप कुछ भी या उस किसी चीज़ से आप ऐसे मतलब पिन वगैरह से, पेंसिल वगैरह से आप उसके वहाँ पे एक लाइनिंग करते हो, तो क्या होता है बच्चे के अंदर उसका जो टॉयज होता है उसके अंदर तो डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। टॉयज के अंदर तो बच्चे में टॉयज में डोर्सिफ्लेक्शन, टॉय में तो डोर्सिफ्लेक्शन, एंड जो उसकी फिंगर्स हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, आपके हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन उससे हम क्या कहते हैं, बाबिन्सिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये बाय बर्थ आता है एंड डिसअपीयर होता है 1 ईयर पे। डिसअपीयर वाले क्वेश्चन पूछता है, ये डिसअपीयर होता है 1 ईयर पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, फिर आता है इसके अंदर आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है जो आता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो ध्यान से सुन लेना। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो आपके 3 to 4 मंथ पे डिसअपीयर हो जाता है, 1 ईयर तक ये रह सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आता है 70। विच मिल्क इज नियरेस्ट द मदर मिल्क व्हेन एडेड सम शुगर एंड एक्सट्रैक्ट सम फैट फ्रॉम इट। तो आता आपका काउ मिल्क होता है वो आपके मदर मिल्क से बिल्कुल मैच करता है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है जो आपका होमवर्क है, लाइसिन इज फाउंड इन, ठीक है ना गाइज, लाइसिन इज फाउंड इन। और नाउ क्वेश्चन नंबर 72, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, एंड फैट होता है वो आपका 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, जो प्रोटीन होता है वो आपका 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो कार्बोहाइड्रेट ने कितनी करवाई, 4 किलो कैलोरी, फैट ने करवाई 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन ने करवाई आपके 4 किलो कैलोरी। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसने प्रोवाइड करवाई एनर्जी, आपके फैट ने। तो राइट आंसर इज फैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 इज पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि जब उस पर्सन के अंदर, जब पर्सन को प्यास ज़्यादा लगती है उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। एंड जब पर्सन को भूख ज़्यादा लगती है, किसकी वजह से, डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस काफ़ी लंबी है यार, इतना समझा नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे भी क्योंकि टाइम कम है अपने पास एंड क्वेश्चन ज़्यादा है। सो पॉलीडिप्सिया के मतलब कि पर्सन को थर्स्ट ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया मतलब पर्सन हंगर फील करता है, पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट मोर देन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट मोर देन कितना,
इंक्रीज इन आउटपुट मोर देन 2500 ml, उसे हम कहते हैं पॉलीजूरिया। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो ये देखने को मिलता है आपके डायबिटीज़ की कंडीशन के अंदर, पर्सन के अंदर जब डायबिटीज़ होता है तो ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, सबको क्लियर है? यहाँ पे डायबिटीज़ वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 इज विटामिन B3 इज कोल्ड। तो विटामिन B3 का नाम सुनना, विटामिन B1 कौन सा होता है? विटामिन B1 कहलाता है आपका थायमिन, विटामिन B2 कहलाता है आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 कहलाता है नाइसिन, एंड विटामिन B5 कहलाता है पेंटोथोनिक एसिड, एंड विटामिन B6 कहलाता है आपका पायरोडोक्सिन। ठीक है, एंड विटामिन B7 कहलाता है आपका बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन B7 कहलाता है आपका बायोटीन, एंड विटामिन B9 कहलाता है आपका फोलिक एसिड, एंड विटामिन B12 को होता है साइनोकोबालामाइन। तो बताइए, ऑप्शन में पूछा है विटामिन B3 है ना, हाँ, विटामिन B3 इज कोल्ड है, तो विटामिन B3 के लिए नाम होता है, हम उसे लेते हैं नाइसिन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? विटामिन राइबोफ्लोविन होता है आपका विटामिन B2 कहलाता है, एंड पेंटोथोनिक विटामिन B5 कहलाता है, पैराडॉक्सिन विटामिन B6 कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 75 एंड अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो मरासमस डिजीज इज कोल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अभी ऊपर भी समझाया था, मरासमस डिजीज के अंदर आपकी प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों का लॉस होता है, ओनली प्रोटीन का लॉस होता है, उससे हम कहते हैं क्वासिकर कहते हैं। ठीक है ना गाइस? सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो आज का अपना क्वेश्चन सेशन यहाँ पे आके खत्म होता है। अभी जाना मत, सभी लोग यहीं रहना, कोई नहीं जाएगा क्लास को छोड़ के। तो देखिए मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये आपका ओल्ड पेपर है, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके आएंगे मैथ से और जीके से। तो जीके की अपनी कोरोना की क्लास अवेलेबल है, उस क्लास को आप जरूर देखना जाके। ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%। आप जाके देखना, अपने वीडियो के अंदर कोरोना की क्लास से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड मैथ आपको निकालने हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, ये 25 क्वेश्चन है आपके। सो मैं चाहता हूँ इस बार आपका सिलेक्शन हो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एंड जो आने वाले स्टूडेंट हैं इन फ्यूचर जो आप कंपटीशन में एंटर करोगे, तो आप अभी से रेडी रहो, एंड पास आउट होते ही आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो धन्यवाद गाइज, आज की क्लास में इतना ही। देखते हैं बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिलते हैं। सो जब भी आएंगे इन क्वेश्चन सेशन के अंदर आपके सामने एक बेटर कंटेंट लेके आएंगे। सो आज के इतना ही, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।